हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूनिक टॉपर्स पे। आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज इसमें हम लोग एटॉमिक मास का थोड़ा कॉन्सेप्ट जानेंगे और भी सारी चीजें हम लोग इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं एटॉमिक मास का। जो आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा एटॉमिक मास क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एटॉमिक मास का मतलब क्या? एन एटॉमिक मास इज द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ अ केमिकल एलिमेंट. It includes the masses of the three subatomic particles that make up an atom, that is electrons, proton, neutrons. यानी कि एटॉमिक मास का मतलब क्या? आपको पता है कि कोई भी एटम है, ठीक है, तो बेसिकली तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसी के सम को हम लोग क्या करते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है, अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है, ऑल एटॉमिक मास ऑफ द मास An atomic mass is the mass of a single atom of a chemical element. कोई भी एलिमेंट है तो सिंगल एटम का जो मास होगा वही क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। इट इंक्लूड्स, ये क्या, इसमें क्या क्या होता है, किसको इंक्लूड करते हैं? जो तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन्हीं को ऐड करने के बाद जो आता है वही क्या होता है? हमारा एटॉमिक मास होता है। ये तो रही ऊपर की बात है, अब गहराइयों में चलते हैं इसके। ठीक है, आपको पता है कि अगर एटॉमिक मास हमें निकालना है एटम्स का, तो एटम्स पता है इतने छोटे होते हैं कि नेक्ड आई से, यानी कि नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इवन दैट कि हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते एटम्स को, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, देखना। तो अगर उनको हम लोग उसको अगर हम लोग किलोग्राम में, ग्राम में अगर बातचीत करें, वे करने की कोशिश करें, एटॉमिक मास निकालने की कोशिश करें, तो बहुत नाइंसाफी होगी। ठीक है, यानी कि एटम का अगर मास निकालना है तो किलोग्राम, ग्राम तो एकदम मुश्किल है, क्योंकि भाई इतनी बड़ी यूनिट है। तो उसके लिए एक बेसिकली यूनिट बनाया गया, ठीक है, एटॉमिक मास को के लिए, एटॉमिक मास काउंट करने के, कैलकुलेट करने के लिए एक न्यू यूनिट बनाया गया। ठीक है, एक न्यू यूनिट बनाया गया जिससे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, या फिर मॉडर्न टाइम में सीधे यू से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे किससे? यू से, यूनिफाइड मास से। ठीक है, यानी कि हम लोग जो एटम है उसका मास बहुत कम होता है, इतना छोटा एटम होता है भाई, उसका अगर मास हम लोग निकालें किलोग्राम और ग्राम में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए एक यूनिट सेलेक्ट किया गया जो है हमारा AMU, और डायरेक्टली मॉडर्न टाइम में यू भी लिखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट कह लो या फिर यूनिफाइड मास कह लो। ठीक है, और एक AMU में जो होता है हमारा, एक AMU में बराबर होता है 1 पॉइंट, यानी कि AMU सेलेक्ट किया गया एक एटॉमिक मास को निकालने के लिए। ठीक है, और 1 AMU बराबर कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1 AMU। इतना समझ में आ रहा है कि AMU हम क्या करते हैं? एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं, इसकी यूनिट है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि AMU होता क्या है। अब हम समझते हैं, इतना समझ में आ गया कि किलोग्राम और ग्राम का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं एटम को वे करने के लिए, वेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिट सिलेक्ट किया गया AMU, जिससे हम लोग क्या करते हैं? एटॉमिक मास को उसमें मेजर करते हैं, यानी कि उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आ रही चीज समझ में? अब लोग बातचीत करेंगे कि AMU होता क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कि AMU होता क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं छोटे एलिमेंट की बात करूं, हाइड्रोजन की, तो एक स्टैंडर्ड होता है। आप SI यूनिट के बारे में जानते होंगे, तो एक स्टैंडर्ड होता है जिससे हम लोग कंपेयर करके किसी भी चीज की यूनिट निकालते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी चीज को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड यूनिट माना गया तो बहुत छोटा हो रहा था, और तो यहाँ पे बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद कार्बन को सेलेक्ट किया गया स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट के लिए हमें कार्बन को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ा। हमने नहीं किया है, साइंटिस्टों ने सेलेक्ट किया कार्बन को, कि कार्बन से कंपेयर करके कैसे एटॉमिक मास को निकाला जा सकता है। ठीक है, इसको हमें समझना है। अब 1 AMU को हमें डिफाइन करना, तो कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ समझ लो। ठीक है, हमने कार्बन को लिया, यहाँ पे मान लो हमारा कार्बन है। ठीक है, ये हमारा कार्बन है। कार्बन को हमने क्या किया? 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने इक्वल पार्ट में? 12 इक्वल पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मान लो 11 12। हमने क्या किया? कार्बन को लिया हमने, और कार्बन को हमने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और सब इक्वल पार्ट में, एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पे भले आपको इक्वल ना दिख रहा हो, लेकिन हमने क्या किया? कार्बन को लिया, उसको 12 पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, और जो इसमें से एक पार्ट, 12 पार्ट का एक पार्ट हमने कोई निकाल लिया। ठीक है, एक पार्ट हमने निकाल लिया, तो यही हमारा क्या हो गया? 1 AMU हो गया।
ये एक पार्ट क्या है 1 AMU के बराबर है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, एक बार और समझ लो पूरा। एटॉमिक मास आए समझ में, किलोग्राम ग्राम को नहीं रखते हैं क्योंकि भाई एटम इतने छोटे हो तो उनको किलोग्राम और ग्राम में मेजर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक यूनिट बनाया गया AMU या फिर यू भी कह सकते हो। 1 AMU बराबर होता है 1.67 × 10⁻27 kg। यहाँ पे कार्बन को आफ्टर वेरियस अटेम्प्ट कार्बन वाज सिलेक्टेड एज स्टैंडर्ड फॉर रेफरेंस। तो कार्बन को हम लोग स्टैंडर्ड मान करके, एक इसको रेफरेंस मान करके हम लोग एटॉमिक मास को डिफाइन करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करेंगे या फिर वे करेंगे इस चीजों को। तो हमने क्या किया, कार्बन को लिया, कार्बन एटम को लिया हमने, इसको 12 भाग पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 12 इक्वल पार्ट। हमने क्या किया, 12 इक्वल पार्ट में कार्बन को डिवाइड कर दिया और 12 पार्ट में से एक पार्ट हमने निकाल लिया, जो एक पार्ट होगा वही क्या होगा 1 AMU के बराबर होगा। 12 पार्ट में से एक पार्ट हमने कोई ये वाला मान लो निकाल लिया, जो वही एक पार्ट होगा वही क्या होगा 1 AMU के इक्वल होगा। आ रहा है समझ में? यानी कि 1 AMU को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, 1 AMU को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं बताओ, कोई बता सकता है हमें? 1 AMU को डिफाइन करेंगे, इट इज द मास इक्वल टू 1 AMU इज, यानी कि इट इज द मास इक्वल टू 1/12 ऑफ, ये क्या है भाई, एक पार्ट निकाला हमने तो 1/12 ही होगा, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। यानी कि कार्बन एटम का 1/12 पार्ट का जो मास होगा 1 AMU के बराबर होगा। 1 AMU किसके बराबर होगा, जो कार्बन का 1/12 मास होगा वही 1 AMU के बराबर होगा। यानी कि इट इज द मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। 1 AMU समझ गया क्या होगा, जी कार्बन को हमने 12 पार्ट में डिवाइड किया और उसमें से एक पार्ट निकाल लिया, यानी कि 1/12 जो पार्ट होगा वो 1 AMU के बराबर होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो 1 AMU को डिफाइन कर लोगे। हम लोग बातचीत कर लेते हैं, एटॉमिक मास तो हमने जान लिया, अब बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास की, कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। यहाँ तो एटॉमिक मास यानी कि सिंगल एटम के मास की बातचीत कर रहे थे हम लोग बातचीत कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास की, कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। कहीं से कोई दिक्कत आती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। बस वीडियो क्या करना है आपको, पूरा वीडियो देखना है। हम लोग किसकी बातचीत कर रहे थे, एटॉमिक मास की। अब बातचीत करेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या, मॉलिक्यूल तो आपको मैंने बता दिया कि मॉलिक्यूल क्या होता है। अब जो मॉलिक्यूल जिन जिन एलिमेंट से मिलकर बना होगा सभी एलिमेंट्स का क्या करेंगे, एटॉमिक मास अलग अलग लिख करके उसको ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि जिन जिन चीजों से मिलकर के, जिन जिन एलिमेंट से मिलकर के मॉलिक्यूल बना हमारा, उनका इंडिविजुअल एटम का मास निकाल करके ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ चीजें जान लेना आपको। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1U कह लो या फिर यूनिफाइड AMU कह लो। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्या होगा, लिखने में आसानी रहेगी, मॉलिक्यूलर मास निकालने में आसानी रहेगी। कार्बन का कितना होता है 12U, कार्बन कितना 12, नाइट्रोजन का 14 और मैं किसकी बता दूं, सोडियम की, नाइट्रोजन की हो गई, सोडियम की, सोडियम का 23U होता है। ठीक है, और किसकी बात कर ले हम लोग, चलो ऑक्सीजन का, चलो 16 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। मैग्नीशियम का 24, ऐसा नहीं कि आपको याद रखना है, जहां भी होगा आपको एग्जाम में बुक में दिया होगा, एग्जाम में भी देगा ये निकालने के लिए, लेकिन कुछ चीजें हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम में देता है, उसको हम लोग निकालते हैं, नहीं देगा तो भी हमें कुछ चीजों को याद रखना है इंपॉर्टेंट को, ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, एल्युमिनियम का 27 होता है। ठीक है, ये हम मॉलिक्यूलर मास, सॉरी ये हम क्या बता रहे हैं, एटॉमिक मास बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, कुछ एटॉमिक मास। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि चलो भाई NaCl का, चलो क्लोरीन का भी देख लो, क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35.5 होता है, कितना होता है 35
58.5। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकाल करके बताइए। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, Na का एटॉमिक मास निकालेंगे क्या पता होगा, और क्लोरीन का, दोनों को ऐड कर देंगे, NaCl का हमारा निकल के आ जाएगा। Na का कितना होता है भाई 23U, प्लस क्लोरीन का कितना होता है देख लो यहाँ पे 35.5U। ये कितना हो जाएगा आपका, ऐड कर लो, मैथ थोड़ा कमजोर है हमारा, ऐड करोगे कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही 58.5। चलिए मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल रहे थे, NaCl का मैंने करके बताया आपको। ये चीजें तो क्लियर हो गए कैसे निकालना है, यानी कि जिन सबस्टांस से मिलकर बना होगा उसका इंडिविजुअली क्या करेंगे, एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे सिंपली, वही क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। यहाँ पे देख लो कार्बन कितना हो जाएगा 12U होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का कितना हो जाएगा 16 × 2U, कितना हो जाएगा 12U प्लस 32U, यानी कितना हो जाएगा 44U या फिर AMU। आए समझ में। आप लोग के लिए होमवर्क है H2SO4 और CaOH का होल ट्वाइस का मॉलिक्यूलर मास निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है। निकालना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक चीज और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज आयंस। आयंस क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हर चीज बताऊंगा, जितना भी चीज आपके सिलेबस में सब बताऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसा नहीं कि कोई चीजें मैं आपको छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। आयंस क्या होते हैं, आयन ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम, यानी जो एटम होते हैं उनपे क्या हो, चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज हो, वही क्या होते हैं हमारे आयंस होते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, एन आयन इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यानी कोई भी एटम उस पर कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज हो, वही हमारा एटम आयन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के समझते हैं, दो प्रकार के आयन होते हैं, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को हम लोग एनायन बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, और यहाँ एक होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को हम लोग एनायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, एनायन, और पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग कैटायन बोलते हैं। ये चीज समझना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मैं बातचीत करूं, क्लोरीन की मैं बातचीत कर लेता हूं। यहाँ पे क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी बहुत अच्छे से समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे, तो पूरा बेसिक तरीके पूरा रूल के हिसाब से सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बैलेंस अगर सारा चीज क्लियर करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस देखते जाओ। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है डिफरेंट ऑर्बिट में, यानी कि 2 8 7 2 8 10 7 17, यानी 17 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब एक यहाँ पे रूल होता है एक, कि कोई भी एलिमेंट अगर स्टेबल होना चाहे तो उसका आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बड़े इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के लिए, छोटे एलिमेंट के लिए डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लोरीन है, बड़ा एटम है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तभी स्टेबल होगा। और कोई भी एलिमेंट चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए, स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 होना चाहिए आउटर मोस्ट में, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, ले लेगा, तभी तो 8 होगा भाई, या तो 7 दे देगा, 7 कोई दे नहीं पाएगा, 7 दे नहीं पाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन ले लेगा। क्लोरीन यहाँ पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या बन जाएगा भाई, लेगा क्लोरीन तो क्या माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन का आयन बन जाएगा। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, ले लेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन पे एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन का आयन बन जाएगा। एक क्लोरीन का एटम है और एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, तो क्लोरीन पे एक चार्ज आ गया, वही क्या क्लोरीन का आयन हो गया हमारा। आया समझ में। आयन क्या होता है, कैटायन की बात करें, इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है भाई, तभी स्टेबल होगा। तब देखो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 7 तो कोई देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, ऑक्टेट में इसके 8 बचेंगे, यानी कि आउटर मोस्ट में 8 बचेंगे, यानी ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये किसी को दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये। अब देखो सोडियम है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे देगा, अगर देगा तो भाई प्लस में आएगा, नहीं एक इलेक्ट्रॉन दिया तो यानी प्लस हो जाएगा। यानी पहले सोडियम एटम था, क्या बन गया, सोडियम आयन बन गया, सोडियम एटम से सोडियम आयन, इसलिए हम बोलेंगे कैटायन, इसलिए हम बोलेंगे एनायन। आया समझ में, आयन का कंसेप्ट समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, अब दो आयंस मिल करके, जब दो आयंस मिल करके जो कंपाउंड बनाएंगे, कौन सा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। जैसे हम बातचीत कर लो NaCl की ही बात कर लो,
यहाँ पे 281 है और 287 है। अब इसको भाई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो भी एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा, इसके में दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा कौन सा बनेगा, NaCl बनेगा। और NaCl कौन सा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। यानी NaCl क्या है बेटा हमारा, एक आयनिक कंपाउंड है। यहाँ तक फंडा क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक आयन को लेकर के? कुछ सिंपल आयन भी होते हैं, कुछ पॉलीएटॉमिक आयन भी होते हैं, कुछ सिंपल आयन भी होते हैं, कुछ पॉलीएटॉमिक आयन भी होते हैं, तुमको समझना है। सिंपल आयन का मतलब जो अभी मैंने बताया कि Na+ हो गया, Cl- हो गया, ठीक है, ये सब के सब क्या है, Mg2+ हो गया, ये सब के सब सिंपल आयन है। क्या है, सिंपल आयन, यानी कि इसमें एक ही एटम है, एक ही एटम पे क्या है, चार्ज है। लेकिन कुछ होते हैं पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन यानी कि एक से ज्यादा एटम्स उन पे चार्ज हो, ठीक है, तो वही क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं। जैसे नाइट्रेट आयन हो गया, ठीक है, NO3- हो गया, इसमें देखो N भी है, O भी है, ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, नाइट्रेट आयन हो गया, कार्बोनेट हो गया, ठीक है, सल्फेट हो गया, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब हमारे पॉलीएटॉमिक आयन में आएंगे। किसमें आएंगे, सब के सब किसमें आएंगे, पॉलीएटॉमिक आयन में आएंगे। तो आयन का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई। आयन में बहुत सारे आयन्स होते हैं, आयन्स केमिकल फार्मूला बनाने में आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है, केमिकल फार्मूला बनाने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। तो अब आगे हम लोग जैसे कि सोडियम आयन की बात कर लें, सोडियम आयन Na+ हो गया, पोटेशियम आयन K+ हो गया, ठीक है, सब क्या ये क्या है, मोनोएटॉमिक आयन है, या फिर हम इसे सिंपल आयन भी कह सकते हैं, ठीक है। NH4+ हो गया, Mg+ हो गया, Ca2+ हो गया, क्लियर हो रहा है। चलो अब अगले पार्ट में हम लोग और चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो ही बचा हुआ है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।